स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और अब हम बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। बागेश्वर सरकार का दरबार दिल्ली में है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली आने का मकसद पहले दिन ही क्लियर कर दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने फ्री की रेवड़ी पर तंज कसा और मुफ्तानंद की कहानी को सुनाते हुए इशारों में दिल्ली सरकार पर बड़ा अटैक किया है। बाबा ने कहा कि कुछ लोग फ्री के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और जितना पाते नहीं उससे ज्यादा लुटा देते हैं। इस दौरान मंच पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। बाबा ने मुफ्तखोरी की कहानी के जरिए भक्तों को सीधा संदेश दिया कि कई बार फ्री मिली चीजें घातक भी हो सकती हैं और बाबा ने लोगों को चमत्कार के नाम पर धोखाधड़ी से बचने की अपील भी की। हमारे गांव में एक मुक्तानंद जी रहते थे। उनका नाम अब गांव के क्यों यही पड़पड़गंज के चंगीलाल। यही आजकल हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल उसका नाम था मुफ्तानंद। ये मुफ्त का ही फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ लेते थे, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करते। एक बार फ्री में बर्फ का बंटवारा हुआ, कच्ची बर्फ उसका बंटवारा हुआ। इन्होंने 3 रुपया की बर्फ लूटने के चक्कर में 600 का कुर्ता, 40 रुपया की बनियान फड़वाली पर बर्फ 3 रुपया की सबसे ज्यादा लेकर आए। जब घर पर लौट कर आए, पत्नी ने कहा, इनकी पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई बोली, कहो सैया कहां से आए हो? अरे बोले देखो, लात खाई घूसा खाए कपड़ा फटे पर फ्री की 3 रुपया की बर्फ हम सबसे ज्यादा लेकर आए। पत्नी बोली, जय हो तुम्हारी, इस 3 की बर्फ के चक्कर में ये जो 620 का नुकसान हुआ 40 का, इसका क्या? तो अब इनकी बातें सुनना। बोली, पागल है, तुझे कुर्ता फटा दिख रहा, बर्फ नहीं दिख रही फ्री की। बोलो जय सिया राम। ऐसे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि फ्री में कुछ भी मिल जाए। हम यही कहना चाहते हैं, फ्री में मिलेगा, लेकिन कुछ मिले या ना मिले, इस दुनिया में प्रभु की भक्ति अवश्य फ्री में प्राप्त होती है। तो दिल्ली में बाबा बागेश्वर ने फ्रीबीज पर जो कहानी सुनाई वो दिल्ली और दूसरे कई स्टेट्स को कनेक्ट भी करता है। कैसे करता है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि फ्री पॉलिटिक्स या फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को लेकर सवाल लगातार उठते भी रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े करती है उन तमाम राजनीतिक दलों पर जो फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं। अब देखिए इस बयान पर कैसे घमासान मचा हुआ है। 7 फ्री की रेवड़ी देता हूं, भगवान ने चाहा तो पूरे देश को दूंगा, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार इस रेवड़ी कल्चर पर हमला बोला जाता है। रेवड़ी कल्चर देश के लिए घातक, ऐसी राजनीति में मैं फिट नहीं होता। अब इसमें कैसे बाबा की एंट्री हो गई वो आप समझिए। कई बार फ्री मिलने वाली चीज बहुत घातक होती है, ये धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिल्ली में दरबार के पहले दिन ही कह दिया गया है। बाकायदा एक दिलचस्प कहानी बाबा ने सुनाई और उस कहानी के जरिए बताया कि कई बार फ्री के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब इस बयान के सीधे सीधे मायने अरविंद केजरीवाल से जोड़कर देखे जा रहे हैं। अब फ्रीबीज क्या है आप ये समझिए। मुफ्त में बिजली जो कि दिल्ली में मिल रही है, मुफ्त में राशन, नकद राशि, मुफ्त लैपटॉप, स्मार्टफोन या फिर टीवी। इसके अलावा मुफ्त में पानी मिलना, मुफ्त यातायात, कर्ज माफी, बेरोजगारों को भत्ता। क्या ये फ्रीबीज है? क्या इस पर निशाना साधा जा रहा है? क्या जो बाबा कह रहे थे उससे अब कई सियासी दलों को आपत्ति हो सकती है? क्योंकि अगर वो दिल्ली में फ्री बंटने वाली चीजों पर आरोप लगा रहे हैं या फिर कहानी सुना रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका रिएक्शन जरूर अरविंद केजरीवाल की तरफ से आएगा, उनकी पार्टी की तरफ से आएगा। अब दिल्ली में रेवड़ी कल्चर जो कहा जाता है उसके पीछे की कहानी क्या है ये आप समझिए। 200 यूनिट बिजली दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए फ्री है। बस में अगर महिलाएं सफर कर रही हैं तो ये सफर फ्री है, आपको कोई टिकट नहीं देना होगा। वाईफाई फ्री है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी दिल्ली में फ्री है। इसके अलावा 20,000 लीटर पानी दिल्ली में फ्री है। ऑटो टैक्सी की फिटनेस फीस फ्री है। सीवर कनेक्शन के लिए कोई पैसा नहीं देना होता। मरीजों का ऑपरेशन भी फ्री में होता है। ये दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो ये आप सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसी रेवड़ी कल्चर को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं।
खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इसका जिक्र करते हैं। लेकिन आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस पर चुटकी लेते हुए कहानी सुनाई और अपने भक्तों को यह समझाने की कोशिश की कि अगर फ्री के चक्करों में पड़ोगे तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। प्रदीप जी, अभी तक बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात किया करते थे, लेकिन अब मुफ्तानंद की कहानी सुनाने के साथ क्या सियासी एंट्री है ये? हाँ, मुझे लगता है कि लक्ष्मण रेखा थोड़ी पार कर रहे हैं। धार्मिक लोग अगर धर्म, संस्कृति, नैतिकता इनकी बात करें तो उसका असर ज़्यादा होता है। धार्मिक लोग जब राजनीति की बात करने लगते हैं, पॉलिटिकल प्रेफरेंस की बात करने लगते हैं, तो उसका असर लोगों पर नहीं होता। वहाँ लोग उनके पास आते हैं किसी और कारण से, वो ये पूछने के लिए नहीं आते कि किसको वोट करें। तो इसलिए आप देखिए, जितने धार्मिक लोग हैं जब वो वोट करने की बात करते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन या विरोध की बात करते हैं तो उसका उतना असर नहीं होता जैसा कि बाकी मामलों में होता है। एक बात। दूसरी, ये फ्री के कल्चर की जो बात है, सीधी सी बात, जो सामान्य जीवन का नियम है कि आपकी जितनी चादर है उतना पैर फैलाइए। अगर उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप अभी कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए, जो 5 गारंटीज दी हैं कर्नाटक की सरकार ने, उसको लागू करने के लिए 59,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी सालाना। ये सरकार ही कह रही है, ये सरकार के ही आंकड़े हैं। तो 59,000 करोड़ रुपए कर्नाटक जो है समृद्ध राज्य है, वो खर्च कर सकता है। लेकिन कटौती कहाँ होगी? कटौती होगी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जिनका दूरगामी असर पड़ेगा आपकी अर्थव्यवस्था पर, राज्य के विकास पर। अगर उसकी कीमत पर आप ये कर रहे हैं तो आप नफ़ा नुकसान तौल लीजिए कि ये तात्कालिक इस लाभ से जो है प्रदेश के लोगों का फ़ायदा है ज़्यादा, या दीर्घकालिक जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हैं उस पर है। तो ये विवेक तो सरकारों को और पार्टियों को अपनी ओर से करना पड़ेगा। सबसे अच्छा होगा कि सभी पार्टियां मिलकर तय करें। ये कंपटीशन खत्म, जब तक ये प्रतिद्वंदिता रहेगी, प्रतियोगिता रहेगी, तब तक हर पार्टी दूसरी पार्टी से ज़्यादा करने की कोशिश करेगी। इस मामले में अभी पिछले दिनों एक वीडियो आया सिंगापुर के प्रधानमंत्री का, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया कि एक पार्टी की सरकार आई, उसने अच्छा शासन चलाया, इकॉनमी को बढ़ाया, रिजर्व क्रिएट किया। दूसरी आई, उसने फ्रीबीज का अनाउंसमेंट करना शुरू किया, आज उनकी हालत ख़राब है। तो उन्होंने कहा ये समझ लीजिए कि ये अगर हम उसी रास्ते पर चलेंगे तो हमारा भी हश्र वही होगा। तो ये सबके लिए सबक है, दुनिया भर की सरकारों के लिए, कि हर चीज़ की एक सीमा है। लोगों की ज़रूरत है, पूरा करना आपका काम है। वेलफेयर स्टेट है तो लोगों की ज़िंदगी सुधारना आपका काम है, लेकिन उसका हर चीज़ का एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है, उसके आधार पर ही हो सकता है। तो ये मुफ्तानंद जो नाम बाबा की तरफ से दिया गया है, विनोद जी, आपकी नज़र में कौन है इंडियन पॉलिटिक्स में मुफ्तानंद? देखिए, मैं पूरी तरह से प्रदीप जी की बात से सहमत हूँ कि पूरी बात से इनकी, धार्मिक नेता जो होते हैं, आध्यात्मिक नेता, वो धर्म की, नैतिकता की, भक्ति की, प्रेम की, इसकी चर्चा करते हुए अच्छे लगते हैं। हमारे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी तो अभी युवा हैं, अभी 2 साल 3 साल का ही फिनोमिना है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी बहुत ही गणमान्य, बहुत ही प्रतिष्ठित संत हैं इस देश के रहे, लेकिन उनको भी कांग्रेसी संत शंकराचार्य कहा जाता था, क्योंकि कई बार उनकी बातें ऐसा लगती थी जैसे कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हो। तो वो एक तरह से उन पर ये चिपक गया था, जबकि वो 2 पीठों के शंकराचार्य थे और सब सम्मान करते थे उनका। तो किसी बाबा रामदेव के साथ क्या था, कितना योग का उन्होंने प्रचार किया, इस देश में घर घर उन्होंने योग पहुंचाने का काम किया, दुनिया में किया। लेकिन जैसे ही उनकी राजनीतिक वो बातें होने लगी तो फिर उनका जो वो एक निष्पक्षता या एक संत वाला था, वो कहीं ना कहीं लगा राजनीतिक एजेंडा है। साधु संतों को, जो भी कथावाचक ये हैं, वो कभी भी, उनको मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और उनको जनता के हित में, कल्याण में अपना उपदेश दें। अब ये कथा सुनाने के बजाय अगर कोई रामायण की कहानी सुना देते, कोई प्रसंग सुना देते, कोई किसी पुराण का प्रसंग सुना देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब भले नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन आप दिल्ली में बोल रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसके बारे में मशहूर है कि वो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स करती है, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा, तो जाहिर है उनका इशारा उधर ही होगा मुफ्तानंद के नाम पर। अब आम आदमी पार्टी इस पर कैसे रिएक्ट करती, मेरे हिसाब से तो उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए।
बाकी वो पार्टी का फैसला है, राजनीतिक अपना वो क्या करते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं, ये आने वाला अभी पता लग जाएगा अगर करते हैं तो। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है शास्त्री जी को, और मैं तो चूंकि उनको पहले भी जब मैं आपकी रजत जी के साथ अदालत में मैं जज था उस कार्यक्रम में, मैंने उनको कहा था कि अब युवा हैं, सन्यासी हैं, जोश के साथ साथ थोड़ा होश भी रखिए, अपने फैसले में कहा था मैंने ये। तो मुझे लगता है अगर वो जो लक्ष्मण रेखा है उसको ना लागे तो उनका सम्मान भी बढ़ेगा, उनकी फॉलोइंग भी बढ़ेगी और उनका सब कुछ बढ़ेगा। और भक्ति जो है, भक्ति तो ऐसी चीज़ है, उसके लिए तो पूरा जीवन न्यौछावर करना पड़ता है, वो कहाँ मुफ्त में मिलती है। उसके लिए तो आपको संयम, त्याग, तपस्या और अपना स्वार्थ, निस्वार्थ होकर के अपना पूरा जीवन न्यौछावर करना पड़ता है। जीवन न्यौछावर करने की कीमत तो प्रभु की भक्ति मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि फ्री फंड में भक्ति मिल जाए, भक्ति के लिए तो सब कुछ देना पड़ता है, समर्पण करना, मीराबाई बनना पड़ता है, जहर का प्याला पीना पड़ता है। तो ये जो 3 रुपए की बर्फ और 640 के कुर्ते का एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं हर्षवर्धन जी, ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण, जितने लोग आ रहे हैं इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके दरबार में असंख्य लोग आते हैं, इतने सारे लोग कि इंतजार करना पड़ता है कि कब बाबा के दरबार में उनकी एंट्री हो जाए। तो ये 640 और 3 रुपए की बर्फ का एग्जाम्पल, उदाहरण फिट हो पाएगा, समझा पाएंगे अपने अनुयायियों को? नहीं, निश्चित तौर पर समझा पाएंगे और वो समझा रहे हैं। ये ठीक बात है कि संत का अपना एक तरीका होता है, कई बार हम लोगों को नहीं ठीक लगता। देश भर में बहुत से ऐसे लोग हैं और उनके जो कहें कि आचरण, उनके व्यवहार, उस सब से हम लोग सहमत हों ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जिस सरल तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने जितने भी सुनने वाले लोग थे उनको मुफ्त का पूरा, एक तरह से कहें कि मुफ्त पुराण सुना दिया, वो बहुत शानदार था। और ये होता है, ये हमारे अपने जीवन में भी होता है। हम लोग सब जाने अनजाने इसका कहीं न कहीं शिकार बनते हैं कि किसी चीज़ के लोभ में चल पड़े और ज़्यादा बड़ा नुकसान कर दिया, लौट के आए तो कहे अरे ये लेके आए, असली चीज़ गायब हो गई। कई बार ऐसा हमने देखा है। और उन्होंने जो 3 रुपए की बर्फ और 640 का कुर्ता और वो सब समझाया, उससे सुंदर हो नहीं सकता। और इस तरह के जो बाबा हैं, इस तरह के जो संत हैं, वो समाज में किस तरह से लोग समझते हैं वही अपने प्रवचन में सुनाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और दिल्ली में आकर अगर वो इस पर टारगेट कर रहे हैं, अगर आप इसको पूर्ण राजनीतिक भी मान लें, तो वो कोई समाज से अलग थोड़ी ना है, राजनीति कोई अलग से थोड़ी ना होती। हम उसे एकदम से अलग कैसे देख सकते हैं? मेरा ये मानना है कि जो उनको कहना था वो बात उन्होंने कह दी, वो बात पहुंची, तभी आज इस कहानी कुर्सी की जो प्योर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस का शो है उसमें आज ये हिस्सा बना। और जो लोग उसको सुनकर गए होंगे, हर दूसरा चौथा व्यक्ति किसी न किसी को सुना रहा होगा कि भैया मुफ्त वाले चक्कर में न पड़ना, वरना कुर्ता भी बनियान भी फट जाएगी, 3 रुपया की बर्फ लेके आओगे। मुझे लगता है कि ये अच्छा था। दूसरा कोई करता तो आंकड़े सुनाता, पता नहीं क्या क्या करता। इसीलिए बाबा जी के पास ज्यादा लोग आ जाते हैं, आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन मंच पर मनोज तिवारी बैठे हैं तो इस बात से भी तो नहीं इनकार किया जा सकता ना कि अब आरोप लगने लग जाएंगे कि ये तो किसी एक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं बाबा। देखिए, ये आरोप तो बहुत पहले से लगा हुआ है, लेकिन कमलनाथ भी जाते हैं और बाबा बागेश्वर के चरणों में बैठ जाते हैं। बिहार में जब जाते हैं तो मैंने खुद कहा था कि जिस तरह से ओवर द बोर्ड जाके भारतीय जनता पार्टी उनके सामने बिछ गई, अगर पार्टी उनके सामने बिछ गई है तो ये गलत है, क्योंकि नेता को लोग उसी तरह से पसंद करते हैं। लेकिन किस्से कहानी सुनाना, लोकोक्ति सुनाना, जैसे लोग बात करते हैं उस अंदाज में सुनाना, ये तो हर संत की कथा में होता है और इसमें कोई गलत नहीं। मुझे यहां कहीं भी वो कोई मर्यादा तोड़ते हुए नहीं दिखे, कुछ भी अमर्यादित उनके इसमें नहीं था। बहुत सलीके से उन्होंने मुफ्त की खराब राजनीति पर तीखी टिप्पणी की। अब दिल्ली की सियासत का यहां से रुख क्या होगा विनोद जी? अब क्या ये जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है इस पर ध्रुवीकरण होगा, बजाय इसकी जो धर्म पर अक्सर होता है, जैसा बाकी चुनावों में, कई चुनावों में? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक कोर एजेंडा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है कोर एजेंडा, बाकी चीजें उसके साथ चलती हैं। कांग्रेस पार्टी का सेकुलरिज्म है कोर पॉलिटिक्स का, बाकी चीजें साथ चलती हैं। जो आरजेडी, जेडीयू, इनका सोशल जस्टिस, बीएसपी, वो बाकी चीज़ें साथ चलती हैं। आम आदमी पार्टी का फ्रीबी है, उसका कोर है फ्रीबी। वो जहाँ भी जाएंगे वो फ्रीबी, वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त चिकित्सा, जितना वो करेंगे। तो आम आदमी पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है, वो अपना इस एजेंडे पे चलेगी उसको, बल्कि वो ये कहेगी देखिए हम आपको जो है, जो उनका तरीका है अरविंद केजरीवाल जी का, कि भाई देखिए हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हम तो पैसे बचा के सरकार का पैसा हम आप पे खर्च करना चाहते हैं, इस पर इनको आपत्ति हो रही है बीजेपी को, कांग्रेस को और दलों को।
तो आप बताइए कौन आपके साथ है, वो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे इस तरह से। और जाहिर है प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह रेवड़ी वाला अपना उदाहरण दिया, या और पार्टियां इसको, कांग्रेस तो खैर अब वो लगभग वो भी फ्री बीज की तरफ कर्नाटक के बाद और मध्य प्रदेश में 5 गारंटी नाम से उस दिशा में उसने एक फार्मूला उसको मिल गया है। अब सवाल ये है कि फिर वही आ जाता है प्रश्न कि किसकी फ्री भी है और किसकी फ्री भी जो है वो सशक्तिकरण है। भाई कोरोना काल में जो मुफ्त राशन दिया जा रहा था उसको अब बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है इसलिए वो भी फ्री भी दी जा रही है, जबकि वो एक आपातकालीन, लेकिन वो उसको कहा जाएगा कि वो गरीबों का सशक्तिकरण है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल देंगे तो वो फ्री भी है, कांग्रेस पार्टी देंगे तो फ्री भी है। तो ये जनता को तय करना है क्या फ्री भी है और क्या सशक्तिकरण है। और मैं तो बिल्कुल, अगर मेरी व्यक्तिगत राय ली जाए तो मैं तो लोगों को, जो प्रदीप जी ने कहा और सिंगापुर के प्रधानमंत्री, मैं तो उसके पक्ष में हूँ कि बजाय इस तरह के आपातकाल स्थिति में आप राहत दें, जैसे कोरोना में देना बिल्कुल न्यायोचित था, या कोई संकट आ जाए, कोई अकाल पड़ जाए, कोई ऐसी समस्या हो तो सरकार को देना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में सरकार को वो वातावरण तैयार करना चाहिए, अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत करनी चाहिए, रोजगार सृजन करना चाहिए, जिससे लोगों को सरकारी मुफ्त की योजनाओं पर निर्भर न रहना पड़े, और वो बजाय कटोरा लेके घूमने के वो अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना भी विकास करे, देश का भी विकास करे, अर्थव्यवस्था का भी विकास करे। वो वातावरण हर सरकार को बनाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।